हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारी एक नई क्लासेज में स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड है। तो आज हम कार्य व ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। तो जो कार्य होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तथा जो कार्य ऊर्जा होती है वो भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो हम सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम पहले दाब के बारे में देखते हैं। दाब से रिलेटेड इसमें आगे हम कार्य, ऊर्जा आदि के बारे में जानेंगे। तो दाब क्या होता है, प्रेशर इसे हम कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। और जो दाब का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं तथा जो क्षेत्रफल होता है उसे एरिया A से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास F बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि जो गति के द्वितीय नियम से जो बल का जो गणितीय रूप आता है वो F बराबर ma होता है और a को हम गुरुत्वीय त्वरण g लिखते हैं। तो F बराबर mg। तो P बराबर F अपॉन A, तो F बराबर हम mg रखेंगे। तो हमारे पास एक और जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण और एरिया के रूप में जो दाब का जो फॉर्मूला आया है वो हमारे पास आया है P बराबर mg अपॉन A। इसके बाद देखते हैं कि जो दाब की इकाई होती है वो अलग अलग मात्रकों में क्या क्या होती है। तो देखिए, दाब की इकाई जो SI मात्रक होता है इसका पास्कल होता है तथा जो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तथा जो वायुमंडलीय दाब को हम ATM में मापा जाता है और जो एक ATM बराबर होता है वो 1.01 इंटू 10 की पावर +5 पास्कल होता है, एक ATM बराबर। इसके बाद देखते हैं कि जो दाब की जो बीमा होती है वो हमारे पास क्या आती है। तो P बराबर F अपॉन A और जो बल की हमारे पास जो बीमा होती है वो हमारे पास M1 L1 T-2 और जो एरिया क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वो L2 होती है। तो जो हमारे पास दाब की जो बीमा आई है वो M1 L1 और T-2 आई है। तो इसकी जो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगी M1 L-1 T-2। इसके बाद इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें इन जब दाब कैसे महसूस होता है और दाब का मान कब अधिक होगा, एरिया अधिक होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो ऊंट के पैर रेगिस्तान में नहीं धंसते, क्योंकि जो ऊंट के पैर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है वो अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो दाब है उनके पैरों पर कम लगता है, इसलिए ऊंट के पैर धंसते नहीं हैं। तो हम P समानुपाती 1/A होता है। यदि हमारे पास एरिया अधिक आ रहा है तो वहाँ पर दाब का मान हमें कम प्राप्त होगा, इसलिए ऊंट के पैर है वो रेगिस्तान में नहीं धंसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो इसका एग्जाम्पल है कि जो नुकीली कील को दीवार में ठोकने पर आसानी से अंदर चली जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि जो नुकीली कील है उसका जो आगे वाला जो सिरा होता है उसका एरिया है वो बहुत कम पाया जाता है और बहुत कम पाए जाने के कारण ही इस पर जो दाब का मान है वो अधिक लगेगा। इस कारण से जो नुकीली कील है वो दीवार में ठोकने पर अंदर आसानी से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किसी द्रव्य पर जो दाब की निर्भरता होती है वो किस किस वस्तु या किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो किसी द्रव्य में दाब की निर्भरता, किसी द्रव्य में दाब 3 कारकों पर निर्भर करता है। तो
पहला है द्रव की ऊंचाई। द्रव की ऊंचाई कितनी है? तो जो ऊंचाई है वो दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। यदि हमारे पास दाब का मान बढ़ेगा या ऊंचाई का मान बढ़ेगा तो दोनों ही समांतर अनुपात में प्राप्त होंगे, तो P समानुपाती H। इसके बाद द्रव का घनत्व जो दाब पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो दाब समानुपाती घनत्व, तो जैसे जैसे द्रव का जो घनत्व बढ़ता जाता है तो उस पर दाब का मान भी बढ़ता जाता है और P समानुपाती D होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण G। तो जो द्रव का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह भी P समानुपाती G होता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब का मान भी हमारे पास बढ़ता जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि P समानुपाती H, D और G। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है और जो पारे का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। तो जल का जो घनत्व होता है वो 1 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है और तथा जो पारे का जो घनत्व होता है वो हमारे पास 3.6 × 10⁻³ kg प्रति मीटर होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि दाब कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यह जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अभी जो हमने जो समीकरण पढ़ा है इसका P = F/A इसी से ही रिलेटेड है। तो आप सभी इसका आंसर आसानी से दे सकते हो यदि आप एरिया ज्ञात करना जानते हो और फोर्स का मान आपको दिया हुआ हो तो एक वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर तथा वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। तो वस्तु द्वारा फर्श पर आरोपित बल कितना होगा? तो हमें जो वस्तु दी हुई है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई या एरिया दिया हुआ है वो हमें लंबाई और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम उस वस्तु का है जो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो लंबाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसे जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1/100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा। तो 4 × 10⁻² m और जो चौड़ाई आई हुई है वो 3 सेंटीमीटर बराबर 3 × 10⁻² मीटर आई है। और जो हमें इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है वो हमें 10 kg दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बल आता है वो F = mg गति के द्वितीय समीकरण से, तो हम F = mg/a m हमारे पास 10 दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, लेकिन हम इसे सरलतम रूप इसका 10 लेकर चलते हैं। तो हमने 10 × 10/4 × 10⁻² × 3 × 10⁻²। तो हमारे पास यह पास्कल के रूप में दाब का मान आ चुका है। इसको यदि हम सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दाब से संबंधित ही। तो एक टंकी में 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जाता है तो आरोपित दाब कितना होगा? तो हमने जो अभी द्रव पर जो निर्भरता पड़ी है दाब की, यह उसी से ही रिलेटेड हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर जो टंकी की ऊंचाई दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है और तथा हम सभी जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण उसका मान 10 मीटर/सेकंड² होता है और जो जल में जो घनत्व होता है वो हमारे पास 1 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो
हमारे पास जो दाब का जो सूत्र है वो P बराबर HDG। तो H का मान हमें 10 दिया हुआ है तथा D का मान 1 × 10⁻³ और जो G का मान दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इसका दाब का जो मान आया है वो 10⁵ पास्कल आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 76 सेमी पारे के स्तंभ में दाब कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी द्रव पर निर्भरता पर आधारित है। इस पर हमें दाब ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें यहाँ पर H ऊंचाई दी हुई है वो 76 × 10⁻² m मीटर दी हुई है तथा जो G का मान दिया हुआ है वो हमें 10 दिया हुआ है तथा जो D पारे के रूप में दिया हुआ है वो हमें 13.6 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम P बराबर HDG जो दाब का जो सूत्र होता है उसमें इनके मानों को पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास दाब का मान आ जाएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो वस्तु द्वारा चांद की सतह पर कितना बल आरोपित होगा। तो हमें यहाँ पर किसी वस्तु है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई दी हुई है। तो इसकी जो लंबाई वो 5 सेंटीमीटर और इस जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है पदार्थ की वो हमें मीटर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। और फोर्स बराबर हम जानते हैं mg। तो इसमें हम जब इसको रखेंगे m बराबर हमें दिया हुआ है 10। और जो चांद पर जो हम त्वरण देखते हैं, चूँकि जो चांद पर जो त्वरण होता है वो पृथ्वी के जो त्वरण होता है उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आ जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है वो 10/6 दिया हुआ है। तो और एरिया का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास जो दाब का मान है वो आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्य और ऊर्जा। तो जो कार्य होता है उसको सर्वप्रथम हम वर्क, इंग्लिश में इसका जो अर्थ होता है वो वर्क से लेते हैं। तो जो कार्य है उसको हम W से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे कार्य कहते हैं या कार्य कहलाता है। इसकी जो अगली परिभाषा है वो भी हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वेग में परिवर्तन हो जाता है उसे हम कार्य कहते हैं। इसकी हम जो आसानी से हमें याद हो जाने वाली जो परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है कि जो बल इंटू जो विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसे हम कार्य कहते हैं। तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य के लिए विस्थापन आवश्यक होता है। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और जब यदि बल और विस्थापन यदि डॉट गुणनफल के रूप में होते हैं तो हम जब डॉट गुणनफल हटाते हैं तो वहाँ पर हम cos थीटा रखते हैं। तो जो हमारे पास जो कार्य का जो फॉर्मूला गणितीय रूप बन के आया है वो W बराबर FS cos थीटा बन के आया है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कार्य कब अधिक आएगा और कब न्यूनतम आएगा और कब हमारे पास कार्य का मान 0 आएगा। तो इसके तो हम F और S के मध्य
अलग अलग डिग्री के जब कोण लेते हैं तो हमें यहाँ पर इसके कार्य धनात्मक व ऋणात्मक हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि हम F बल व विस्थापन के मध्य यदि 0 डिग्री का कोण लेते हैं या 0 डिग्री पर स्थित होते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो cos 0 डिग्री होता है वो 1 वैल्यू देता है, इसलिए जो हमारे पास W मैक्सिमम आया है, अधिकतम जो कार्य आया है वो Fs आया है। तो जब यदि दोनों F और S बल व विस्थापन यदि हमारे पास एक ही दिशा में होंगे तो हमारे पास जो कार्य का मान है वो अधिकतम प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम जो कार्य या न्यूनतम जो हमारे पास जो कार्य आएगा वो हमें कब प्राप्त होगा या शून्य कब प्राप्त होगा। तो यदि बल और विस्थापन यदि दोनों 90 डिग्री के कोण पर या लंबवत स्थित होते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो cos 90 है वो हमें 0 वैल्यू देता है, तो हमारे पास जो W मिनिमम आया है या न्यूनतम जो कार्य आया है वो हमें 0 प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्य के मात्रक है वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। तो जो कार्य का मात्रक SI पद्धति में जूल या अर्ग लेते हैं, तो अधिकतर जो हम यूज में लेते हैं कार्य का मात्रक वो हम जूल या अर्ग में लेते हैं। और जो इसका MKS पद्धति में इसके जो फॉर्मूले से निकल के आता है बल इंटू विस्थापन, तो उससे हम इसका MKS पद्धति में मात्रक निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है तथा जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसका जो MKS पद्धति में जो कार्य का जो मात्रक आया है वो न्यूटन इंटू मीटर आया है। इसके बाद देखते हैं कि जो कार्य होती है, कार्य जो होता है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्य के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य। जो धनात्मक जो कार्य आता है हमारे पास यदि बल व विस्थापन यदि दोनों 0 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, तो उस स्थिति में हमें जो कार्य का मान है वो हमें धनात्मक प्राप्त होता है। तथा जो जब हम बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत क्रम में लेते हैं या उनके मध्य जो कोण है थीटा का मान यदि 180 डिग्री दिया हुआ हो, तो हमारे पास इसका ऋणात्मक कार्य आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री है वो हमें -1 वैल्यू देता है, तो हमारे पास जो W बराबर आएगा वो -FS आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्य कार्य हमें कब प्राप्त होगा। तो शून्य कार्य हमें जब बल व विस्थापन यदि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो हमें जो कार्य का मान है वो हमें शून्य वैल्यू देता है। तो हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य तीनों अलग अलग स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इनके जो कोण हैं वो हमें अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो हमें 0 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में हमें Fs प्राप्त होगा कार्य का मान। जब बल तथा विस्थापन की दिशा अलग हो तो हमें जो कार्य है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। जब एक यदि x दिशा में जा रहा है बल तथा जो विस्थापन है वो -x दिशा में जा रहा है, तो हमें जो कोण का मान प्राप्त होगा वो 180 डिग्री प्राप्त होगा। इसके बाद जो शून्य कार्य है, ये शून्य कार्य हमें कब प्राप्त होगा, तो जब विस्थापन व बल में यदि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो हमें कार्य का मान है वो शून्य प्राप्त होगा। इसके बाद हम
कार्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कुली 50 केजी का बोझ धरती से 1.5 ऊंचाई ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, तो कुली द्वारा बोझ पर किए गए खर्च कार्य की गणना करो। तो हमारे पास जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास W बराबर FS होता है। W बराबर FS होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो F होता है वो mg होता है, F बराबर ma या mg, जिसे हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो बोझ दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, वो 50 केजी दिया हुआ है, तथा जो गुरुत्वीय त्वरण है हम जानते हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण उसका मान 10 होता है, तथा जो विस्थापन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो इन वैल्यूओं को हम जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास इसका जो मान है वो आ जाएगा। हमारे पास कार्य का मान 750 जूल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलकर वापस मूल बिंदु पर आ जाता है, तो कार्य की गणना करो। मूल बिंदु से दूरी 15 मीटर है, तो बल 15 न्यूटन लगाया गया। तो हमारे पास क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है वो मूल बिंदु से चल रहा है तथा मूल ही बिंदु पर आकर रुक रहा है, तो जो कुल किया गया कार्य है वो हमारे पास 0 डिग्री या 0 प्राप्त होता है। कार्य का मान हमारे पास 0 प्राप्त होता है। इसके बाद हम एनर्जी देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। तो जो ऊर्जा होती है वो कार्य के रूप में ही हमें प्राप्त होती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और जो कार्य की जो माप या इकाई होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तथा जो कार्य का जो हमारे पास मात्रक होता है वो ऊर्जा के मात्रक के समान ही होता है, या हम बोल सकते हैं कि कार्य बराबर ऊर्जा। कार्य के मात्रक या ऊर्जा के मात्रक, क्योंकि ये जो कार्य है और ऊर्जा के है जो दोनों के जो मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हम इनको देखते हैं कि जो कार्य ऊर्जा का जो मात्रक है SI पद्धति में वो हमारे पास जूल या अर्ग आता है, तथा जो MKS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। और जो हमारे पास इनके अलग अलग, यदि हम जूल को अर्ग में परिवर्तित करना चाहे या अर्ग को जूल में परिवर्तित करना चाहे तो हमारे पास इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यदि हमें 1 अर्ग बराबर निकालना हो तो 10 की पावर -7 जूल हमें प्राप्त होगा। तथा 1 कैलोरी बराबर हमारे पास होता है जूल में, इसका जो वैल्यू होती है वो 4.18 जूल होती है, जिसे हम पूर्ण रूपेण या बराबर 4.2 जूल लिख सकते हैं। तो 1 जूल निकालेंगे तो हमारे पास 1 जूल बराबर आता है 4200 कैलोरी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्य की विमा वो होती है, जो ये हमारे पास ऊर्जा की विमा होती है, तो हमारे पास जो ऊर्जा की विमा होती है वो M1L2 और T-2 कार्य की या ऊर्जा की हमारे पास विमा होती है। जो कार्य है वो हमारे पास एक प्रकार की अदिश राशि होती है, उसी प्रकार ऊर्जा भी हमारे पास एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा के प्रकार। जो मूल ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें हमारे पास यह यांत्रिक ऊर्जा होती है जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी व स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी
दोनों से मिलकर यह बनी होती है मूल ऊर्जा। तो हम गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसके बारे में समझते हैं कि जो गतिज ऊर्जा हैं ये क्या होती हैं। तो किसी वस्तु की गति अथवा गति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो यदि कोई वस्तु गति करती है या गति में परिवर्तन होता है होने के कारण जो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो बच्चों के दौड़ते समय संचित ऊर्जा होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ही बच्चा दौड़ता है तो वह गति करता है और गति में उसके परिवर्तन होता है, तो जो बच्चे के दौड़ते समय जो संचित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि बहते जल में धनुष से निकले तीर में तथा बंदूक से निकली गोली में प्रकाश का अन्य पिंडों तक आने के लिए संचित ऊर्जा और कील को पीटने पर जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि बहते जब जल बहता है तो वह गति करता है और गति करने पर उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे धनुष से तीर निकलता है तो वो भी एक दिशा में गति करता हुआ जाता है, तो उसमें भी जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तथा जो बंदूक से जो गोली निकलती है तो वो भी विस्थापन या दूरी तय करती है, तो उसमें भी वह गोली है वो गति करती है, तो उसमें भी हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है। तथा प्रकाश का अन्य पिंडों तक आने के लिए जब कोई खगोलीय पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करता है, गति करता है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो भी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तथा हम कील को जो पीटते हैं तो वो दीवार में आगे दूरी या दूरी में उसके परिवर्तन होता जाता है, तो उसमें भी जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है। तथा इसका हम जो गणितीय रूप में इसका फॉर्मूला बनाते हैं वो किस प्रकार बनता है, तो हमारे पास देखिए जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बन के आता है के बराबर हाफ mv²। तो m द्रव्यमान की वस्तु यदि v वेग से गतिशील है तो उसमें संचित गतिज ऊर्जा की गणना करो। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है वो 1/2 mv² आया है, जहाँ पर जो m है वो हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है तथा v है यहाँ पर वस्तु का वेग होता है। इसके बाद इसका जो एक और जो इसका फॉर्मूला बन के आता है गणितीय रूप में वो mgs। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा, तो यदि स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिरेगी तो उसका द्रव्यमान होगा और उस वस्तु की विस्थापन दूरी तय करेगी और उसका गुरुत्वीय त्वरण वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा तो के बराबर mgs। तो यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण, s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है। तो 5 kg वाली वस्तु 54 किलोमीटर/आवर चाल से गतिमान है, तो वस्तु में संचित गतिज ऊर्जा की गणना करो। तो हमें यहाँ पर जो इसका वेग दिया हुआ है वो हमें किलोमीटर में दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम इसको वेग को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब हम किलोमीटर/आवर को हम जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से इसे मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका वेग निकल के आया है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड इसका निकल के आया है। तो हमें यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान 5 kg दिया हुआ है,
तथा वेग हमें 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यदि हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम जो स्थितिज ऊर्जा होती है या यांत्रिक ऊर्जा, जिसका दूसरा पार्ट होता है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की स्थिति या स्थिति में परिवर्तन तथा अभिविन्यास के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु की स्थिति तथा स्थिति में परिवर्तन तथा अभिविन्यास के कारण जो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कैसे हमें दिखाई देती है या कैसे इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो तालाब, पोखर एवं बांध में इकट्ठा पानी, धनुष से खींचे गए कमान में स्थित संचित ऊर्जा, घड़ी तथा खिलौनों में चाबी भरने पर संचित ऊर्जा, स्प्रिंग को दबाने पर संचित ऊर्जा। तो तालाब और पोखरों में एवं बांध में जो इकट्ठा पानी होता है वो गति तो करता रहता है, लेकिन वापस वो उसी अवस्था में आ जाता है। तो सिर्फ उसकी स्थिति में वहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन वो कुछ समय बाद उसी स्थिति में आ जाती है। तो सिर्फ उसकी स्थिति थोड़े समय के लिए ही चेंज हुई है, इसलिए उस वस्तु में क्या होता है, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष से खींचे गए कमान में, क्योंकि जब हम धनुष को खींचते हैं तो वह कुछ समय के लिए ही उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही हम कमान की जो डोरी है उसको खींचकर छोड़ देते हैं तो वह वापस उसी अवस्था में आ जाती है। तो हमारे पास जो कमान में संचित ऊर्जा है वो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है, तथा घड़ी तथा खिलौनों में चाबी भरने पर जो संचित ऊर्जा होती है वो भी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तथा जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो उसकी स्थिति में कुछ समय के लिए चेंज आ जाता है, तथा कुछ समय बाद उसको स्प्रिंग को छोड़ने पर वह अपनी वापस साम्य अवस्था में आ जाती हैं। तो स्प्रिंग को दबाने पर जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो एक फॉर्मूला और बन के आया है स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास, m द्रव्यमान की जब h ऊंचाई तय में संचित स्थितिज ऊर्जा या स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में जो संचित ऊर्जा होती है वो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो P बराबर mgh इसका जो सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का। यदि कोई वस्तु ऊपर से हम गिरा रहे हैं और उसका द्रव्यमान यदि हमें m दिया हुआ है और यदि उसका गुरुत्वीय त्वरण g है और उसकी जो ऊंचाई है वस्तु की वो h है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है तो P बराबर mgh सूत्र से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है और संचित ऊर्जा भी होती हैं। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो गतिज ऊर्जा है वो एस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तथा यहाँ पर जो एच है वो वस्तु की तल से ऊंचाई होती है। यदि हम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाते हैं तो उसकी जो विस्थापन है या दूरी है उसका मान भी बढ़ता है। यदि हम स्थितिज ऊर्जा का मान कम करते हैं तो उसकी ऊंचाई है वो भी हमारे पास कम होती जाती हैं। तो जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो वस्तु
के द्वारा तय की गई दूरी बढ़ती है तथा जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो वस्तु के तल से ऊंचाई कम होती है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा जो कुल ऊर्जा होती है वो हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा वो नियत रहती है, या जो मूल ऊर्जा है वो हमारे पास इसका मान नियत होता है, क्योंकि एक ऊर्जा बढ़ रही है तथा एक कम हो रही है तो जो हमारे पास जो कुल ऊर्जा आएगी तो उसका मान हमारे पास नियत आएगा। इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो 100 ग्राम के कण को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्न स्थितियों में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा टोटल एनर्जी ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो mgs होता है तथा पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो mgs होता है तथा जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो योग होता है वो हमारे पास टोटल एनर्जी आता है। तो हमें जो पहला दिया हुआ है इसमें काइनेटिक एनर्जी बिंदु ए पर, तो इसमें m का मान 1/10 इंटू जो g का मान है वो 10 और जो s का मान विस्थापन बिंदु ए पर जो दिया है वो 0 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बिंदु ए पर आई है वो 0 आई है तथा इसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि हमारे पास जो m का मान है वो 1/10 दिया हुआ है और जो g का मान है वो हमारे पास 10 दिया हुआ है तथा जो s विस्थापन दूरी दी गई हुई है वो हमें 100 मीटर दी हुई है। तो जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो 100 आई हुई है। तो हमारे पास जो इसकी टोटल एनर्जी जो बिंदु ए पर निकल के आई है वो हमारे पास 100 जूल आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंदु बी पर, तो जब हम एस का मान 40 रख देते हैं बिंदु बी पर तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आई है वो 40 जूल आई है तथा जो पोटेंशियल एनर्जी आई है जब हम एस का मान 60 रख देते हैं तो हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी का मान आया है 60 जूल। तो जब इनका योग कर देंगे तो हमारे पास बिंदु बी पर टोटल एनर्जी आ जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी 100 जूल। आज के लिए हमारे पास इतना ही, और जो हम इसका जो अगला जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इसकी वीडियो कल डालेंगे। यदि आज आपको हमारी जो वीडियो है कार्य व एनर्जी ऊर्जा, यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें।